नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं हम बीए पार्ट थर्ड की और इसके अंदर हम देख रहे हैं सेकंड पेपर को इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं उनमें से आज हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखेंगे कि कितने टाइप का जो है हमारा पर्यावरण होता है। पर्यावरण के टाइप समझने से पहले हमें उसका ये देखना होगा कि पर्यावरण के जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं, पर्यावरण के घटक कौन से हैं। हालांकि ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया था कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि पर्यावरण जो होता है वो स्थल, जल, वायु और जैव मंडल, इन चारों मंडल से मिलकर के बनता है, जिसमें से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों के तीनों अजैविक घटक में सम्मिलित किए जाते हैं, और जो जैव मंडल है वो जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जितने भी जैविक, अब जैविक घटक कौन से होंगे, जो जीव जंतु और प्राणी होते हैं, पादप होते हैं, उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं। अर्थात श्वास लेने वाले जो जितने भी घटक हैं, जितने भी तत्व हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे पास में दिख रहा है लेकिन उसमें कोई सी भी प्रकार की श्वसन क्रिया नहीं हो पा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। चलिए तो बात शुरू करते हैं पर्यावरण के प्रकारों से। और पर्यावरण के प्रकारों को समझने के लिए हमें पर्यावरण के घटक को जान लेना एक बार बेहद जरूरी है। तो पर्यावरण में जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। यह पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर के बना है। इन कारकों का प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है, जीवधारियों पर परिलक्षित होता है। पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवधारियों में प्रयुक्त क्रियाकलापों के कई अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वे जीव जीवित रहते हैं। मतलब जीव जो हैं वो पर्यावरण के अंदर दूसरे तत्वों से प्रभावित होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और उनके साथ में अनुकूलन और समायोजन करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो फिर वो तत्व कौन से हैं? पर्यावरण को अनेक कारकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, जलवायु के तत्व। इन सब के अंतर्गत ये सब क्या है, पर्यावरण के कारक हैं, पर्यावरण के तत्व हैं। और आगे देख लेते हैं। अतः मनुष्य को प्रभावित करने वाले बाह्य बलों या पारिस्थिति को पर्यावरण के कारक कहते हैं। बाह्य बल या पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोसिस्टम, जो हमारे चारों ओर का सिस्टम होता है, तो वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण के कारक कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि बाहरी बल कौन से हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो बाहरी बल के अंतर्गत आ जाएगा, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी अगर उपजाऊ है तो मनुष्य वहाँ पे अधिक संख्या में रहेगा, और नहीं उपजाऊ तो फिर वहाँ पे कम संख्या में रहेगा। ऐसे ही जल पीने योग्य है या स्थान रहने योग्य है, क्षेत्र कैसा है, तो इस तरीके से वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के कारक कहलाते हैं। सामान्य रूप से इन घटकों या कारकों को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जलवायुवीय कारक, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और वायु, ये जलवायु के कारक हैं। इनको आप जलवायु के तत्व कह सकते हो। जलवायु इन सब का एक सम्मिलित रूप है। फिर मृदा कारक कौन से होते हैं, मृदा में नमी, मृदा तापमान, मृदा के जैव तत्व, ये मृदा कारक हो गए। तीसरा हमारे पास में है जैव तत्व, जिसमें जीव जंतु और वनस्पति वर्ग अंतर्गत आता है इसमें। तो सामान्य रूप से इसके तीन घटक हैं, तीन कारक हैं हमारे पर्यावरण के, यानी इनसे पर्यावरण मिलकर के बनता है। और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हुए हैं डोबेनमीर ने 1959 में पर्यावरण के 7 तत्व बताए हैं। भी पर्यावरण के कितने तत्व बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं, जिनमें से आप पंच तत्व का जो है मानव शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर के मानव शरीर बनता है। तो पहले 5 तत्व तो वो हो गए जिनसे मानव शरीर बना है, और छठा तत्व कौन सा हो गया, जो मानव खुद है, यानी कि जैविक तत्व। तो ये 6 तो हमारे पास ये होगी। आगे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, जल, मृदा, वायु, प्रकाश, अग्नि, ये सब हमारे पास में क्या है, 5 वो तत्व हैं जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा ताप और जैविक तत्व,
ये जो है 7 हमारे पास में पर्यावरण के तत्व हैं। कुछ भूगोलवेताओं ने जीवन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार से जैविक और अजैविक तत्व बताए हैं। तो जैविक के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? पादप और प्राणी। पादप और प्राणी, तो प्राणी कौन है? जीव जंतु और मानव। ये किस में आता है? प्राणी वर्ग में आता है। और पादप वर्ग में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक तत्व कौन से होते हैं? जिसमें जल, वायु, मृदा, ताप, धरातल, ये सब कारक आते हैं, उन्हें अजैविक तत्व कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स, ये हमारे पास में टाइप्स आ चुके हैं इसके। नेचुरल जो प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा है ह्यूमन बिल्ड यानी कृत्रिम पर्यावरण। तो एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है, एक कृत्रिम पर्यावरण होता है। इसके अलावा एक समुद्री पर्यावरण होता है, दूसरा स्थलीय पर्यावरण होता है। समुद्री पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण है। एक सामाजिक पर्यावरण होता है, एक वायुमंडलीय पर्यावरण होता है, एक अंडरग्राउंड जो है पर्यावरण होता है, और एक हमारे पास में स्पेस का अपना एक इन्वायरमेंट है। बाहर आप जाएंगे, जैसे ही पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो वो अपना एक पर्यावरण, ब्रह्मांड का एक पर्यावरण है। तो इस तरीके से ये पर्यावरण के प्रकार होते हैं। और अच्छे से समझते हैं तो चलिए देखिए। पर्यावरण के प्रकारों में स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण, ये 3 प्रकार के पर्यावरण जो है वो मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो उपरोक्त तीनों वर्गीकरणों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें निम्न लघु इकाइयों के रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे उच्च भूमि का पर्यावरण, मैदान का पर्यावरण, झील का पर्यावरण, सागर का पर्यावरण या सागर तटीय क्षेत्र का पर्यावरण, या फिर गहरे समुद्र का पर्यावरण। इस तरीके से इनको आगे और बांटा जा सकता है। और देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले आवासों यानी हैबिटेट में अपना अस्तित्व कायम करते रखते हैं। आवास शब्द से तात्पर्य, देखो आवास शब्द से तात्पर्य उस स्थान से है जिसमें एक संपूर्ण समुदाय, एक कम्युनिटी रहती है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले आवासों में अपना जीवन रखने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका अपना अपना एक पर्यावरण होता है, अपना एक एनवायरनमेंट होता है जो दूसरे स्थान के एनवायरनमेंट से संबंधित होता है और उससे प्रभावित भी होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं सेवन घास समुदाय, सेवन घास का पर्यावरण। अब सेवन घास में जो जीव रहेंगे वो अलग तरीके के रहेंगे। उसके अलावा जो हम बात करते हैं अगर स्टेपिज घास के अंतर्गत रहने वाले जो जीव होंगे वो अलग तरीके के होंगे। तो इस तरीके से समुदाय पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में विस्तृत है। तो सेवन घास का जो समुदाय है वो केवल कहाँ पे है? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत विस्तृत है। ऐसे ही सवाना घास सहारा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, या फिर अमेजन के जंगलों का जो पर्यावरण है वो अलग तरीके का अपना एक पर्यावरण, अपना एक आवास रखता है। आवास भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों, स्थान, भूमि, जलवायु का एक विशेष समूह होता है। आवास क्या होता है? इन सब परिस्थितियों का एक समूह होता है जहाँ पर कोई भी जाति विशेष जो होती है वो अपना जीवन व्यतीत करती है। जो किसी जाति विशेष के समूह या वृहद समुदाय की परिवृत्ति यानी कि उसके चारों ओर का क्षेत्र का निर्माण करता है। जो आवास होता है वो क्या करता है? भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का एक समूह होता है। ठीक है, जहाँ कोई एक विशेष प्रजाति उस क्षेत्र में रहती है जो आपको दूसरी जगह पर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। 2 विभिन्न स्वभाव वाले आवासों के मध्य का स्पर्श क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ये हमारे पास में एक प्रजाति का आवास क्षेत्र है, ये दूसरी प्रजाति का आवास क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र कहलाएगा वो संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा। जीवों के आवास के आधार पर जैव मंडल यानी बायोस्फीयर को 3 प्रकार से विभिन्न पर्यावरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो अब देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। एक हमारे पास में है स्वच्छ जलीय पर्यावरण, समुद्रिक पर्यावरण और स्थलीय पर्यावरण। ध्यान रहे, मुख्य रूप से अब हमारे पास में 3 पर्यावरण आ रहे हैं। 3 पर्यावरणों के बारे में हम देख रहे हैं। जीवों के आवास के आधार पर जैव मंडल बायोस्फीयर की को 3 प्रकार से बांटा जा रहा है। अब जीव कहाँ कहाँ पे आवास करते हैं? या तो वे स्वच्छ जल पर रहते हैं, या ये महासागरीय खारे पानी में रहते हैं, और या फिर ये स्थलीय
पर्यावरण के रूप में रहते हैं। अब स्थल पर जो रहेंगे उनको हम आगे चल करके अलग भागों में बांटेंगे कि स्थल पर रहने वाला जो पर्यावरण है वो स्थल के नीचे यानी भूमिगत रहता है या स्थल के ऊपर रहता है। स्थल के ऊपर रहता है तो फिर वो मरुस्थल क्षेत्र में रहता है या फिर वो कहीं घने जंगलों में रहता है, तो वो आगे चल करके उसके भाग बन जाएंगे। तो देखिए ज़रा, एक हमारे पास में है लैंड का एनवायरनमेंट, ठीक है, लैंड हो गया, एक फ्रेश वाटर का हो गया और एक हमारे पास में मैरीन यानी कि समुद्रिक पर्यावरण हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में देखने को मिल रहा है कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहला आता है स्वच्छ जलीय पर्यावरण। अब स्वच्छ जलीय पर्यावरण कौन सा है? तो स्वच्छ जल, आप सबसे पहले ये समझना है कि स्वच्छ जल कहाँ कहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो स्वच्छ जल को भी हम आगे चल करके दो भागों में बांटते हैं, एक तो वो जो स्थिर है और एक वो जो गतिशील है। तो स्वच्छ जल हमें कहाँ मिलता है? जो स्थलीय भाग होते हैं वहीं पर हमें स्वच्छ जल मिलता है। महासागरीय क्षेत्र में हमें जल कैसा मिलेगा? खारे पानी मिलेगा। तो खारे पानी को हम अलग रखेंगे, उसको हम समुद्रिक पर्यावरण में रखेंगे और दूसरी तरफ हम किसको रखेंगे? स्वच्छ जल को रखेंगे। अब स्वच्छ जल के अंतर्गत जाओगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या तो स्थिर जल मिलेगा या फिर गतिशील स्वच्छ जल मिलेगा। तो गतिशील जो स्वच्छ जल होता है वो हमें देखने को मिलता है नदियों, नहरों और झरनों के अंदर में देखने को मिलता है, जबकि स्थिर जल का जो पर्यावरण है या स्थिर स्वच्छ जल जो हमें देखने को मिलता है वो तालाब, झीलें, बावड़ियाँ, इनमें हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखें, स्वच्छ जलीय पर्यावरण सागरीय पर्यावरण की अपेक्षा कम गहरा तथा सीमित प्राकृतिक सीमाओं में विस्तृत होता है। मतलब स्वच्छ जलीय जो पर्यावरण होता है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ज़्यादा गहरा भी नहीं होता है। इसमें प्राकृतिक तत्वों का जीवों पर प्रभाव बदलता रहता है। यहाँ पर लवणता की मात्रा कम से कम यानी कि 1% तक ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। महासागरों में लवणता कितनी पाई जाती है? तो महासागरों की जो औसत लवणता होती है वो 350 प्रति हजार जो होती है यहाँ पर पाई जाती है। लवणों की मात्रा वाष्पीकरण तथा वर्षण द्वारा नियंत्रित रहती है। तो लवणों की जो मात्रा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वाष्पीकरण और वर्षण पर डिपेंड करती है। किसी झील के अंदर अगर नमक है और वहाँ से लगातार वाष्पीकरण हो रहा है, जल का वाष्पीकरण हो रहा है, तो उस झील में लवणता की मात्रा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और अगर लवणता के साथ साथ में वाष्पीकरण के साथ साथ वर्षा भी हो रही है तो फिर उसका जो लवणता है वो उतने प्रकार मतलब कि उतनी रहेगी, स्थिर रहेगी। चलिए अब हम इसे दो भागों में बांटते हैं जल को, एक स्थिर जल और दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? अस्थिर यानी कि गतिशील जल हमें देखने को मिलेगा। स्थिर जल में क्या क्या आता है? इसका अध्ययन सरोवर विज्ञान में किया जाता है। इसका विस्तार झीलों, सरोवरों, दलदलों में होता है। इसमें मुख्यतः प्लवक यानी कि प्लैंकटन जो कि एक घास होती है और तर्णक यानी कि नेक्टन, तर्णक यानी कि तैरने वाले जीव इसमें पाए जाते हैं। अस्थिर यानी कि गतिशील जल, इसका अध्ययन धारा विज्ञान में किया जाता है। देखिए जरा, साइंस में इसको धारा विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है और इसको सरोवर विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। इसमें नदियाँ, झरने, नाले सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर प्रोटोजोआ, स्पंज, ब्रायोजोआ एवं विभिन्न मछलियाँ पाई जाती हैं। स्वच्छ जल में, गतिशील जल में क्या पाई जाती हैं? अभी हमें अलग प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलेंगी, जबकि स्थिर जल में हमें प्लवक यानी प्लैंकटन। आप देखते होंगे कि अगर हमने टंकी में पानी भर के रखा हुआ है, कई दिन तक पानी भरा रहे और उसको हम साफ़ ना करें तो उसके अंदर हरे हरे रंग का जो है थोड़ी सी घास उसमें निकल आएगी। तो वो जो थोड़ी थोड़ी घास निकल आती है ना हरे रंग की, जिसको हम कहते हैं काई कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लैंकटन। इसे क्या कहते हैं? प्लैंकटन होता है उसे। चलिए इसके बाद में देखते हैं आगे सामुद्रिक पर्यावरण। अब सामुद्रिक पर्यावरण, तो पहले हमने स्वच्छ जल का पर्यावरण देखा जिसके अंतर्गत हमने स्थिर जल और अस्थिर जल के बारे में बात की। अब बारी आती है सामुद्रिक पर्यावरण, जो पूरा बड़ा समुद्र है उसके बारे में देखेंगे, उसको आगे चल करके बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं। सागरीय पर्यावरण का अध्ययन दो मुख्य रूपों में किया जाता है। सबसे पहले एक तो है पेलेजिक यानी सागरीय जल का जल वाला भाग, और दूसरा है बैथिक यानी कि सागरीय तटीय या तल वाला भाग। एक तो ऊपर
जल वाला भाग पूरा खुला समुद्र, और एक तटीय या फिर तल वाला भाग, नीचे वाला जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेथिक कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पेलेजिक, यह पेलेजियो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सागर का, सी ऑफ द सी। इस भाग में तरणक तथा तैरने वाले यानी स्विमर अपनी खाद्य जाल द्वारा संयोजित रहते हैं। बेंथिक, बेंथिक में क्या होता है, बेंथिक यह बेंथोस से बना है जिसका अर्थ होता है तल यानी कि बॉटम, बॉटम इसका अर्थ होता है। महाद्वीपों के साथ साथ समुद्र तट से नितल या द्रोणी तक का भाग, ये कौन सा क्षेत्र है, महाद्वीपों से शुरू होकर के, महाद्वीपों से शुरू होकर के नीचे इस प्रकार से हम जाएंगे, नितल, नितल के बाद में द्रोणियों तक का जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है ये सारा का सारा नीचे वाला, ये क्षेत्र कौन सा है, बेंथिक क्षेत्र है। और जो ये ऊपर का क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, पेलेजिक कहेंगे। इस क्षेत्र को हम पेलेजिक कहेंगे, जबकि तट के सहारे सारे नीचे तक जाने वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, बेंथिक कहेंगे, बॉटम वाला। इसमें शैवाल, शैवाल यानी कि प्लैंकटन, शैवाल वे जीव रहते हैं जो तैर नहीं सकते। इस क्षेत्र में कौन से जीव रहेंगे, वो जीव रहेंगे जो तैर नहीं सकते, बस वो क्या करते हैं, इस सतह के साथ साथ में हल्का फुल्का पैर लगा करके वो क्या है, आगे के आगे चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर कुल 2,35,000 ज्ञात प्रजातियों में से केवल 2% प्रजातियां यानी कि 4700 प्रजातियां ही वेलापवर्ती, वेलापवर्ती यानी कि पेलेजिक पर्यावरण में मिलती हैं। पेलेजिक पर्यावरण में कितनी प्रजातियां मिलेंगी, इस क्षेत्र में हमें कितनी प्रजातियां मिलेंगी, ओनली 2% प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शेष सभी 98 जीव जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, बेंथिक क्षेत्र में मिलेंगे, इस क्षेत्र में मिलेंगे, तट के सहारे, बॉटम के सहारे वाले क्षेत्र में हमें मिलेंगे। आगे चल के आपको मैं इसका डायग्राम बताता हूँ। सामुद्रिक पर्यावरण के पेलेजिक एवं बेंथिक संयोगों का विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए जरा, समुद्र तटीय क्षेत्र, इसको पहले क्या कहेंगे, लिटरल जोन कहते हैं। यह उच्च एवं निम्न ज्वार के बीच का तटीय क्षेत्र होता है। जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार ऊपर तक जाता है और फिर भाटा आते समय नीचे तक, पानी नीचे तक आता है। तो ज्वार के समय पानी ऊपर गया, भाटा के समय पानी नीचे आया, तो उस क्षेत्र का, जिस बीच में ज्वार आते हैं उस बीच का क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिटरल जोन यानी कि समुद्र तटीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का जल छिछला होता है, यानी बहुत कम गहरा छिछला जल होता है। यह सागर का तलीय यानी कि बेंथिक पर्यावरण का भाग है। ये किसका हिस्सा है, बेंथिक पर्यावरण का भाग है। एक तो ये हो गया। दूसरा है नेरेटिक, नेरेटिक भी किसका हिस्सा है, बेंथिक पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो नेरेटिक के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा एक लाइन नीचे निकल गई अपनी, आगे देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो क्या कहता है, उथले सागर, इसका विस्तार 200 मीटर की गहराई तक होता है। इसका कहाँ तक होता है भाई, 200 मीटर की गहराई तक इसका जो है क्षेत्र होता है। तो मैं आगे आपको शो करता हूँ किस प्रकार का ये क्षेत्र है। चलिए देखें। सबसे पहले तो ये देखिए कि एक हमारे पास में था लिटरल जोन। लिटरल जोन जो कि समुद्र तटीय भाग है, ये वाला भाग, ये समुद्र तटीय भाग है। देखो यहाँ पे तट शुरू हो गया है। दूसरा है नेरेटिक यानी कि उथले सागर का भाग। इसकी गहराई कितनी होती है, 200 मीटर की गहराई होती है इसकी, 200 मीटर। समुद्र तल से कितना गहरा है ये, 200 मीटर गहरा है। तो इतना क्षेत्र, यहाँ तक का क्षेत्र ध्यान रखिएगा। जैसे ही मगन तट, ये कौन सा क्षेत्र है, मगन तट का क्षेत्र है, मगन तट। जैसे ही मगन तट समाप्त होते हैं और महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही पेलेजिक की शुरुआत हो जाती है। देखो पेलेजिक जो है कहाँ से है, पेलेजिक इस क्षेत्र से लेकर के, इस क्षेत्र से लेकर के ये पूरा का पूरा महासागर का पूरा हिस्सा जो है वो पेलेजिक कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिटरल है वो किसका हिस्सा है, लिटरल तो हिस्सा है बेंथिक का। बेंथिक किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र को हम बेंथिक कहते हैं। ये पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बेंथिक। यानी बेंथिक वो हिस्सा है, बॉटम वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, बॉटम वाला।
तो इसका हिस्सा है नेरेटिक, सॉरी लिटरल। अब देखिए सब लिटरल एरिया कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र, इसको सब लिटरल क्षेत्र कहा जाता है। बेंथिक के अंतर्गत हम दो हिस्से देखते हैं। बेंथिक में एक तो हमारे पास में कौन सा हो गया, लिटरल हो गया, लिटोरल है ना, लिटोरल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास में, सब लिटोरल हो गया, यानी कि समुद्र तटीय उथला भाग और समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया। ये दो बेंथिक के हिस्से हैं। पैलेजिक के हिस्से कौन कौन से हैं, तो पैलेजिक के हिस्से दो हो गए यहाँ पे, एक नेरेटिक हो गया और दूसरा हो गया ओशिनिक हो गया दूसरा, ठीक है, ओशिनिक हो गया। अब हम इसके हिस्से करेंगे, नेरेटिक का कोई हिस्सा नहीं होगा, भाग नहीं होगा, ओशन के हिस्से होंगे आगे चल करके 4। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा हमारे पास बनता है। तो देखिए जरा, तीसरा हमारे ओशनिक, ठीक है, ये कौन सा हो गया, अभी जो हमने पैलेजिक की बात की थी उसका हिस्सा है महासागरीय क्षेत्र। यह उथले सागर तटीय भाग से दूर संपूर्ण खुले सागरीय यानी पैलेजिक और ओपन सी पर्यावरण का भाग होता है, जो सागरीय सतह से गहराई के साथ विभाजित होता जाता है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो हमें ये 4 प्रकार का यहाँ पे क्षेत्र मिलेगा। वेलापवर्ती क्षेत्र मिलेगा, वेलापवर्ती का मतलब होता है पैलेजिक। तो ऊपरी वेलापवर्ती क्षेत्र यानी कि एपीपैलेजिक, एपीपैलेजिक जोन कौन सा है, 200 मीटर की गहराई तक का जोन है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा सामुद्रिक पर्यावरण, सामुद्रिक पर्यावरण। इस सामुद्रिक पर्यावरण के हमने 2 हिस्से किए, एक हो गया हमारे पास में पैलेजिक, ठीक है, पैलेजिक, और दूसरा हो गया हमारे पास में बेंथिक, बेंथिक, बेंथिक यानी कि तट बॉटम, और पैलेजिक यानी कि वेलापवर्ती, वेलापवर्ती। अब पैलेजिक को एक बार साइड में रखो। यहाँ पे देखो बेंथिक के 2 हिस्से थे, कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास में था लिटोरल और दूसरा था सब लिटोरल, ठीक है। ये हो गया। पैलेजिक के हमारे पास में कितने हिस्से आएंगे, तो पैलेजिक के हमारे पास पहले 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारे पास में नेरेटिक, नेरेटिक, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में, इसको कहेंगे उथले सागर, और दूसरा है हमारे पास है ओशनिक, ओशियनिक, ठीक है, ये हमारे पास में ओशियनिक यानी कि सामुद्रिक, क्या कहेंगे इसको, महासागरीय क्षेत्र, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र। तो महासागरीय क्षेत्र के आगे चल करके देखेंगे तो 4 क्षेत्र आपको भाग मिलेंगे। एक हमारे पास में एपीपैलेजिक है जो कि 200 मीटर की गहराई तक का हिस्सा होगा। दूसरा हमारे पास में कौन सा आ रहा है, मेसोपैलेजिक है जो कि 1000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। मेसोपैलेजिक के बाद में बेथीपैलेजिक, बेथीपैलेजिक है, और फिर उसके बाद में एबिसल पैलेजिक है। एबिसल यानी कि अगाध विलापवर्ती क्षेत्र है। एबिसल होता है नितल, नितल जो होता है वो हमारे पास में कितना 400 मीटर से भी अधिक गहराई का भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपरी विलापवर्ती यानी कि एपीपैलेजिक की क्या विशेषता है, तो एपीपैलेजिक टॉप ऑफ द सी, इसे प्रकाशी यानी कि फोटिक तथा उत्पादक भाग भी कहते हैं। यहाँ प्रकाश संभव है, सूरज का यहाँ पे प्रकाश आता है, तो प्रकाश आने की वजह से ये जो क्षेत्र है हमारे पास में यहाँ प्रकाश होता है, जिस वजह से यहाँ पे प्लैंकटन वगैरह उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा उत्पादक यहाँ पर होते हैं भी, ये होते हैं उत्पादक। फिर उसके बाद में प्राथमिक, ये होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं क्या भी, प्राइमरी कंज्यूमर जिसे को कहते हैं। हमारा इकोसिस्टम चलता है ना कि सबसे पहले पेड़ पौधे होंगे तो उनको कोई जानवर खाएगा, टिड्डा वगैरह खाएगा, टिड्डे को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा, बाज का अपघटन हो जाएगा। तो इस तरीके से
यहाँ पर भी जो होते हैं पहले घास फूस होती है, जो भी उत्पादक होते हैं वो यहाँ इस क्षेत्र में होते हैं। इनको कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता को कौन खत्म करता है? तृतीयक उपभोक्ता खत्म करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता खत्म करते हैं। जितनी भी बड़ी मछलियां होती हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में ही हमें अपघटक भी देखने को मिलते हैं, अपघटक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो उनका शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, वो अपघटक उसको नष्ट कर देते हैं। तो दूसरा मध्य वेलावर्ती है 200 से 1000 मीटर की गहराई वाला। गहन वेलावर्ती 1000 से 4000 मीटर की गहराई वाला। और फिर आता है अगाध वेलावर्ती। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, अंधकार युक्त वातावरण होता है, यहाँ पे अंधेरा होता है पूरा नीचे, और इसको हम गहरे समुद्र कहेंगे। वो उथले समुद्र थे, ये गहरे समुद्र होंगे। फिर उसके बाद में समुद्री समुदाय में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, प्रथम वेलावर्ती तथा द्वितीय नितलीय जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। वेलावर्ती में प्लैंकटन होते हैं और तर्णक होते हैं, जबकि जो नितलीय जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं अभी में फोरेमिनीफेरा और रेडियोलेरिना और टोनीफेरा, इस जैसे यहाँ पे क्या है जीव हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या हो जाता है अभी समुद्री पर्यावरण यहाँ पे इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं स्थलीय पर्यावरण। तो स्थलीय पर्यावरण में आप देखेंगे भूमिगत जीवों का पर्यावरण, सतही जीवों का पर्यावरण और आकाशीय जीवों का पर्यावरण। अब आकाशीय जीव जो हैं हम उसको अलग से वायुमंडलीय पर्यावरण में नहीं रख सकते, क्योंकि उनको रात होते ही अपने घोंसलों में यानी स्थल पर लौटना होता है। जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं वे कभी भी रात्रि को आकाश में ही विश्राम नहीं कर सकते, तो उनको कहीं ना कहीं लैंड करना होगा, बैठना होगा। वो जहाँ पे भी लैंड करेंगे वो किससे जुड़ा होगा? स्थलीय पर्यावरण से जुड़ा होगा। पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्थलीय पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। तो भूमिगत जीवों का पर्यावरण कौन सा होता है? भूमि के अंदर प्रोटोजोआ, लार्वा, नेमेटोज और छुछुंदर आदि यहाँ पर रहते हैं। इसका वास्य क्षेत्र हैबिटेट एरिया 5 से 6 इंच तक का होता है, ठीक है, नीचे 5 से 6 इंच गहरा होता है। भूमि शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ क्षेत्र के सूक्ष्म तथा सूत्रकृमि, कीट, लार्वा आदि मध्य जीवों व पेड़ों की जड़ें, बड़े कीट, केंचुए, बिल बनाकर रहने वाले जंतु आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इस क्षेत्र में ये सारे के सारे भूमि के शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, पेड़ों की जड़ें इस क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। इनको भूमिगत पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। पृष्ठीय या सतही समुदाय कैसा होता है? अभी देखिए, इसमें प्रमुखतः वनस्पति आवरण तथा सतही जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। यहाँ के जीव क्या होते हैं? बड़े बड़े जीव होते हैं। यहाँ पे वनस्पति आवरण में पादपों जैसे झाड़ियों, छोटे पौधे, शंकु वृक्षीय वन और पर्णपाती वन सम्मिलित होते हैं। इनका अध्ययन पादप समाज विज्ञान में किया जाता है। इनका अध्ययन किस में किया जाता है? पादप विज्ञान में। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतु होंगे जो कि वनों में वासित हैं। उसमें जंतु, छोटे वनस्पति व झाड़ियों में रहने वाले जंतुओं आदि का अध्ययन किया जाता है। आकाशीय जंतु समुदाय में कौन आता है? इसके अंतर्गत आकाश में उड़ने वाले जीवों को रखा जाता है। जीव अपना भोजन, विश्राम तथा प्रजनन कार्य स्थल पर करने के कारण इन्हें स्थलीय पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। ये जो जीव होते हैं, जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, वे अपना भोजन, विश्राम और प्रजनन कार्य सब कुछ स्थल पर ही करते हैं या स्थल से जुड़े पर्यावरण पर ही करते हैं, इसीलिए इनको स्थलीय पर्यावरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके से ये आप सारा देख पाएंगे। ये हमारे पास में कौन सा है? स्थलीय पर्यावरण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पर्यावरण के 2 भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से एक हमारे पास में भौतिक पर्यावरण है और दूसरा हमारे पास में सामाजिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा? जिसके अंतर्गत सारे के सारे भौतिक घटक यानी कि अजैविक घटक उसमें आ जाएंगे। तो मानव को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक शक्तियाँ, प्रक्रियाओं तथा तत्वों को प्राकृतिक वातावरण में समाहित किया जाता है। ये कौन सा वातावरण है? प्राकृतिक, नेचुरल एनवायरनमेंट है। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक वातावरणीय तत्व उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है।
प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसके अंदर ही हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों को। तो देख लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों में गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी की दैनिक भ्रमण है, वार्षिक परिक्रमा है, और पृथ्वी की आंतरिक यानी पर्वत निर्माणकारी ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब कौन सी हैं, आंतरिक शक्तियाँ हैं। बाह्य शक्तियों में कौन सी आती हैं, अपर्दन है, सूर्यताप है, वायुमंडलीय शक्तियाँ हैं और महासागरीय गतियाँ हैं। ये सब कौन सी हैं, बाहरी शक्तियाँ हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक भौतिक भूगोल के अंदर, हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने पढ़ा है। यहाँ पर हम फिजिकल यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो बात आती है हमारे पास में प्राकृतिक शक्तियों की। तो शक्तियों के अंदर तो आपने देख लिया है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ये भी मनुष्य को प्रभावित करती है। दैनिक जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो भी मनुष्य को प्रभावित करती है। सुबह उठा, काम किए, रात को सो गया, इस तरीके से उसके जीवन को प्रभावित करती है। फिर आंतरिक बल होते हैं, फिर बाह्य बल होते हैं, ये सब मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन सभी शक्तियों द्वारा पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, जिनके उपरांत पर्यावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। अब ये पर्यावरण की शक्तियां हैं। अब इन पर्यावरण की शक्तियों से नए तत्व बनेंगे, जो तत्व मनुष्य को प्रभावित करेंगे। ये संपूर्ण तत्व जीव जंतुओं के साथ ही मानव को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमारा पृथ्वी की जो शक्तियां होती हैं उनसे सीधा कोई संबंध नहीं होता, इनसे हमारा अप्रत्यक्ष संबंध होता है। कहीं पर भी आंतरिक बल हो जाएंगे, पर्वत बन जा रहे हैं, ज्वालामुखी बन रहे हैं, या कहीं खाली जगह पर भूकंप आ रहा है, उससे मानव का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध होगा। कैसे? क्योंकि इन शक्तियों से तत्वों की उत्पत्ति होगी, उन तत्वों से हमें जो है प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। इनमें अनाच्छादन, अवसादीकरण, ताप विकिरण, संवहन, संचालन, वायु का गतिशील होना, जलीय प्रवाह तथा अपक्षय आदि प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। इन प्रक्रियाओं के उपरांत ही पर्यावरण की क्रियाशीलता संभव होती है, जो विभिन्न तत्वों के माध्यम से होती है। तो प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले शक्तियां होंगी, शक्तियां कोई ना कोई प्रक्रिया करेंगी, उस प्रक्रिया से कोई ना कोई जो तत्व की उत्पत्ति होती है। अब कहीं पर पहाड़ नहीं थे, बिल्कुल समतल मैदान था, वहाँ रातों रात पहाड़ों की उत्पत्ति होगी। अब पहाड़ों की उत्पत्ति तो हुई किसकी वजह से? आंतरिक बलों के कारण हुई, पृथ्वी की शक्तियों से उत्पत्ति हुई। लेकिन उन पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से प्रक्रिया कौन सी होने लगी? प्रक्रिया होगी वहाँ पे कौन सी भी, कि एक पहाड़ बनने की वजह से अब वहाँ पे जब भी जलवायु आएगी, जलवायु टकराएगी तो बरसात करेगी। पहले वहाँ से बादल निकल जाते थे, अब बरसात खूब होने लगी। तो इस प्रकार से अब वो जलवायु जो है, तो जलवायु क्या कर रही है? मानव को प्रभावित कर रही है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व, अब इस प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। इनमें शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के परस्पर संचालन से 3 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। शक्तियों तथा प्रक्रियाओं के परस्पर संचालन से 3 प्रकार की जो है उत्पत्ति होती है तत्वों की। सबसे पहला भाववाचक तत्व, भाववाचक, जिससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई उसमें इमोशनल हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे ज्यामितीय विस्तार, आकार, अवस्थिति और क्षेत्रफल। जैसे भारत की लोकेशन कौन सी है? तो भारत जो है वो स्थित है अभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगर भारत की स्थिति कहीं शीत कटिबंध में होती तो हमारा मानव जो है वो अलग ही तरीके का होता, साहसी मानव होता। अभी हमारा जो मानव है वो कैसा है? अभी तकनीकी ज्ञान वाला है, लेकिन साथ साथ में उत्साही नहीं है। तो ये इसके तत्वों का प्रभाव है। द्वितीय होते हैं भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों में क्या है? स्थलाकृति है, मौसम है, जलवायु है, शैल है, खनिज, मृदा, नदी, जलाशय, भूमिगत जल, इन सब का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा होता है जैविक तत्व। जैविक तत्व यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। तो ये सब के सब यह है किसके कारण बन रहे हैं? ये सब तत्वों की उत्पत्ति हो रही है प्रक्रिया के कारण। और प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्राकृतिक शक्तियाँ पैदा कर रही हैं इन प्रक्रियाओं को। दूसरा पर्यावरण हमारे पास में आता है सांस्कृतिक। एक पहला हमारा कौन सा था? अभी प्राकृतिक पर्यावरण था, दूसरा हमारे पास में सांस्कृतिक पर्यावरण है। उसी तरीके से सांस्कृतिक पर्यावरण के भी अपनी एक शक्तियाँ होंगी, उसकी भी अपनी एक प्रक्रियाएं होंगी, उसके भी अपने एक तत्व होंगे, और वे तत्व जो हैं पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में मनुष्य निरंतर परिवर्तन करता रहता है। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के जो तत्व होते हैं उनमें मनुष्य क्या कर रहा है? निरंतर परिवर्तन करता रहता है।
तथा प्रयुक्त तकनीकी उपयोग से पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाने का सतत प्रयास करता रहता है। भूमि संसाधन में कृषि कार्य कर अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना, इस हेतु वह मौसम तथा जलवायु, भूमिगत जल, मृदा संसाधन आदि पर निर्भर रहता है। अब मनुष्य का खाद्यान्न उत्पन्न जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मौसम पर, जलवायु पर, भूमिगत जल और मृदा संसाधन पर निर्भर करता है। अब अगर ये चीज़ें उसके अनुकूल नहीं भी होंगी तो भी वह अपनी तकनीकी ज्ञान से क्या करेगा? उसको अपने अनुकूल बना लेगा। तो इसका मतलब वो पर्यावरण में निरंतर क्या करता है? परिवर्तन करता है। सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियाँ कौन सी हैं? अब देखिए इसकी शक्तियाँ हैं, जैसे मनुष्य एक क्रियाशील समाज में रहता है। प्रत्येक क्रियाशील समाज की शक्तियाँ उसकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या उसकी शक्ति है भी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समाज की शक्ति बढ़ती जाएगी, मनुष्य जाति की शक्ति बढ़ती जाएगी और वह पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालेगी। जगह जगह से पर्यावरण की कटाई होगी, पेड़ पौधों की कटाई होगी, पर्यावरण का सफाया कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है बड़े से बड़े पहाड़ खनन प्रक्रिया के द्वारा जो है खोद दिए जाते हैं। तो ये कौन सी हैं? भी मनुष्य की शक्तियाँ हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में मनुष्य की केंद्रीय शक्तियों के रूप में महत्व है। किसी भी सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों के अंतर्गत स्वयं मानव के साथ जनसंख्या के वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, आयु वर्ग, शारीरिक मानसिक दक्षता आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सब क्या है? मनुष्य की शक्तियां हैं। जनसंख्या का होना, लिंगानुपात का होना, आयु वर्ग का होना, शारीरिक और मानसिक क्षमता उसकी जो है, ये सब क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियां हैं। इन शक्तियों के द्वारा कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। अब प्रक्रियाएं देखिए किस प्रकार की होती हैं। प्रक्रियाओं द्वारा मानव समुदाय अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। इन प्रक्रियाओं में सामूहिकरण, समूह में रहना, ये एक प्रक्रिया होगी। पोषण, जीवन यापन करना, पुनरुत्पादन करना, प्रभुत्व की स्थापित करना, प्रवास करना, पृथक्करण करना, समावेश, अनुक्रमण आदि क्रियाएं समाहित इसमें की जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि मानव की जो शक्ति है वो है जनसंख्या। अब ये जनसंख्या क्या करेगी? या तो समूहीकरण करेगी, या पोषण करेगी, पुनरुत्पादन करेगी। इस तरीके से कोई ना कोई काम करेगी, कोई ना कोई प्रक्रिया करेगी। और प्रक्रिया करेगी तो उसके एक तत्व भी होंगे। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के जो तत्व होते हैं वो कौन से हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में मानव निर्मित वस्तुओं, कलाओं तथा तकनीकियों का समाहित किया जाता है। जैसे सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप, सबसे पहले आ गया सामाजिक नियंत्रण के प्रतिरूप। लोक रीतियाँ, रीति रिवाज, विवाह प्रथा, पुलिस, कानून, सरकार, युद्ध, विद्यालय, प्रेस आदि तत्व किसमें होते हैं? नियंत्रण करने वाले तत्वों में होते हैं। ये सब मनुष्य को नियंत्रित करते हैं। लोक रीतियाँ, गांव की रीति होती है तो वो उस तरीके से ही काम करेगा मनुष्य, उसके अलावा नहीं करेगा। तो ये उसको नियंत्रित करने वाले तत्व कहलाते हैं। क्रियात्मक तत्व जो मनुष्य को क्रिया प्रदान करते हैं वो कौन से हैं? व्यवसाय, उद्योग, राजनीतिक व सैनिक संस्थाएं, शैक्षिक व सांस्कृतिक प्रयास, मनोरंजन आदि। इनसे मनुष्य क्या करता है? क्रिया करता है कोई ना कोई। और फिर आती है निर्माणकारी प्रतिरूप। निर्माणकारी प्रतिरूप में क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ नए निर्माण होंगे। तो नहरें, फसलें, पशुपालन, ग्रामीण अधिवास, कृषि व्यवस्थाएं, शहरी व अर्धशहरी संस्थाएं, कारखाने, खदानें, बंदरगाह, सैन्य, किले आदि तत्व निर्माणकारी प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। तो उस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण की अपनी एक शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों से प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। प्रक्रियाओं जो होती हैं वो किसी न किसी तत्व को जन्म देती हैं। सेम उसी तरीके से ये मानव है। मानव का जो पर्यावरण होता है उसे हम सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। सामाजिक पर्यावरण जो होता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है जो जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या कोई ना कोई प्रक्रिया करेगी तो उससे कुछ ना कुछ तत्वों का निर्माण होगा। तो ये उसके तत्व हैं। जनसंख्या से तत्व कौन से बन रहे हैं? या तो सामाजिक नियंत्रण के तत्व बन रहे हैं, या फिर इसके क्रियात्मक तत्व बन रहे हैं, और या फिर उससे निर्माणकारी तत्वों की उत्पत्ति हो रही है। इस तरीके से ये हमारे पास में पर्यावरण के प्रकार हम देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर ही। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।